हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास है 2007 का एडवांस का प्रॉब्लम, जिसके अंदर इन्होंने पूछ तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ रखी है, लेकिन इसको सोचने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने बोल रखा है d2x अपॉन dy2 इक्वल्स टू, और ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप का प्रॉब्लम था। तो इसके अंदर हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्सप्रेशन को ले लिया d2x अपॉन dy2, और हमने बेसिक रीअरेंजमेंट को करना इसमें अप्लाई स्टार्ट कर दिया। तो हमने इसको बोला d अपॉन dy, और हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हम dx अपॉन dy। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना स्टार्ट करा, तो हम इसको बोल रहे हैं d ऑफ dx अपॉन dy, और इसके होल अपॉन में ये हमारे पास कितना है dy। बेसिकली ये हम d बाई डी एक्स जैसे करते हैं, तो ये d बाई डी एक्स टाइप में d अपॉन डी वाई चल रहा है। अब हमने क्या करा, इस पूरे ही एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी dx के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इन जनरल जितना भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें हमारे पास जो कंफर्टेबिलिटी है वो हमारे पास dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर आती है। और उसके अलावा हमारे पास जितने भी जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें लगभग सारे ही ऑप्शंस के अंदर dx में डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने हमसे एक तरीके से पूछ रखा है, बोल रखा है। अगर हम ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी एक्सप्रेशन को कुछ गलत तरीके से यहाँ पर पावर -1 लगाकर रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि किसी भी हालत में इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को जब रीअरेंज करने की कोशिश करी तो हम देखते हैं कि वो किस टाइप से बन रहा है। हमने इसको लिखा d बाई डी एक्स ऑफ, और क्योंकि हम देख रहे हैं dx अपॉन dy है, तो हम अगर इसको 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो ये dy बाई डी एक्स तरीके से लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर में ये तो एक्सप्रेशन हमारे पास dy बाई डी एक्स की तरह ही चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, असल में डिफरेंशिएशन तो यहीं पर ही हो रहा है, तो हम इस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो dy बाई डी एक्स टू दी होल पावर -1 टाइप से ये हमें दिखाई देगा। और डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स तो अभी भी चल ही रहा है। जब हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म को देखा तो हमें समझ में आएगा कि जब हम d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसी तरीके से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy बाई डी एक्स, मतलब x टू द पावर n के हिसाब से ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स टू द होल पावर -1 तो पहले से ही है, और -1 हम इस -1 की वजह से लगा देंगे इनटू, फिर d बाई डी एक्स ऑफ दिस dy बाई डी एक्स भी निकालेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2, और होल अपॉन में हमारे पास कितना रखा हुआ है dy बाई डी एक्स, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा -1 इंटू, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, इस dy बाई डी एक्स को जब हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स टू दी होल पावर -2 तो पहले से ही थी, ये भी ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा इनटू d2y बाई डी एक्स 2। और इस -1 को ऐसे ना लिख के हम केवल इस माइनस साइन को यहां पर लगाकर छोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठ पा रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये ही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2006 का। इसमें क्या बोल रखा है, इफ f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स where fx is a continuous double differentiable function and gx equals to f dash x, if f of x, ये कैपिटल f of x बोल रखा है, equals to f of x by 2 का होल स्क्वायर प्लस g of x by 2 का होल स्क्वायर, एंड f of 5, मतलब ये कैपिटल f of 5 की वैल्यू 5 बता रखी है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 10। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है वैसे तो, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर इन्होंने
फंक्शन वाली फंक्शनैलिटी को यूज़ किया है, तो इसमें थोड़ा सा सोचने की हमें ज़रूरत है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो जो क्वांटिटी हमें गिवन कर रखी है वो लिख ली। हमें बोल रखा है एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अगर हम यहाँ पर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स, और जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का एफ ऑफ एक्स, ऐसा हमें बता रखा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम अपने फाइनल एक्सप्रेशन पर आते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा वन टाइम, तो ये कितना हो रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय टू इंटू एफ डैश एक्स बाय टू। और इसी तरीके से हमारे पास ये एक्स बाय टू भी डिफरेंशिएट होकर कितना दे देगा, वन बाय टू प्लस, इसी तरीके से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू इंटू जी ऑफ एक्स बाय टू इंटू जी डैश एक्स बाय टू इंटू इस एक्स बाय टू को भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाय टू लिख लिया है, प्लस ये जी एक्स बाय टू हम देख रहे हैं, जी एक्स बाय टू को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एफ डैश की फॉर्म में। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाय टू, इस जी एक्स बाय टू की वैल्यू हम बात कर रहे हैं। और उसी तरीके से जब हम यहाँ पर जी डैश एक्स बाय टू की बात करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय टू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो रहा है हमारे पास यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स नहीं था, ये कितना था, एफ ऑफ एक्स बाय टू। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स बाय टू इंटू एफ डैश एक्स बाय टू, और क्योंकि ये माइनस था इसको हमने बाहर लिख लिया, ये कितना हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बाय टू, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा, इंटू एफ डैश एक्स बाय टू। यहाँ से हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो। हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही होगी, कोई कांस्टेंट सी आ रही होगी। तो यहां पर अगर हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि हमें कितनी बता रखी है, 5, तो इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि कांस्टेंट फंक्शन में चाहे हम इस वेरिएबल को, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि शायद वेरिएबल होगा, तो उस वेरिएबल की वजह से अगर कुछ चेंज होना भी होगा तो क्या वो चेंज हो पाएगा, कांस्टेंट फंक्शन में नहीं हो पाएगा। तो एफ ऑफ 10 की भी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट फॉरवर्ड कितनी आ जाएगी, 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी कैसा भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।